गुड इवनिंग। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 12th चैप्टर, दोष भेदीय अध्याय, इसका वाचन हमने शुरू किया था। तो ये सूत्र पढ़ के हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ब्रह्मणो हि समारब्धम आत्रयादीषु पूजिताम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् आयुर्वेद रतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदमृतं सर्वं शिष्येभ्यो यो प्रदत्तवान् दृष्टज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणै एते समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति स समुद्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करके आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने यहाँ तक देख लिया था कि वात पित्त कफ, इनका संचय कैसे होता है, प्रकोप कैसे होता है और शमन कैसे होता है, ये सब हमने देख लिया था। आज आगे के सूत्र से स्टार्ट करेंगे। तो मैं श्रेया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का श्लोक कंटिन्यू करें। यस सर। हाँ। हमने बात का क्षय, प्रकोप और प्रशमन, पित्त का भी क्षय प्रकोप प्रशमन और कफ का भी क्षय प्रकोप और प्रशमन देख लिया था। तो अभी हम इन तीनों टर्म्स का मीनिंग है वो पढ़ेंगे। इदानीं चयादीनां लक्षणान्याः चयो वृद्धि स्वधाम्नयेव प्रद्वेषो वृद्धि हितुषु नहीं सॉरी, चयो वृद्धि स्वधाम्नयेव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। तो इसका मीनिंग हमको चय के बारे में बताया है। तो चय क्या होता है आपको आगे जाके क्रिया में षट क्रिया काल में आपको चय प्रकोप तान संश्रय उसके बारे में पढ़ना ही है। तो इसमें चय का जो एक है ना, इसके जो श्लोक्स है वो आप ऐड कर सकते हैं इन योर षट क्रिया काल। तो उसका 10 मार्क्स का श्लोक है, इट इज कंपल्सरी टॉपिक, तो वो आता ही है। क्षय का मीनिंग यहाँ पे क्या दिया हुआ है? दोषों का अपने स्थान में वृद्धि को हम संचय बोलते हैं और संचय का मतलब ही क्षय होता है। तो दोषों के क्षय के लक्षण अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बोला है कि चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु विपरीत गुणेच्छा च। तो चय, जैसे श्रेया ने बोला अभी, कि किसी भी व्याधि की पैथोलॉजी में, जैसे मॉडर्न में पैथोलॉजी होता है, तो वैसे जब आयुर्वेद में व्याधि की निर्मिति होती है, जब कोई भी व्याधि बनती है, तो उसमें 6 स्टेजेस होते हैं: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति भेद। इसके हिसाब से किसी भी व्याधि की पैथोलॉजी होती है। तो सबसे पहले होता है क्षय अवस्था। क्षय मतलब स्व स्थान में, क्षय मतलब बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। स्वधामनी, धाम मतलब अपने स्थान, अपने घर में, स्वधाम में बढ़ना। इसीलिए जब पहले हमने सबसे पहले क्या देखा कि उनके स्थान देखे पिछले चैप्टर में, कि उनके स्थान क्या है, वात पित्त कफ, ये सबके स्थान क्या है ये देखा हमने। तो जब वो अपने स्थान में ही बढ़ने लग जाए तो उसको बोलते हैं क्षय। उसमें लक्षण क्या दिखेगा? प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, जो उनके वृद्धि का हेतु है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे धूप में घूमने की वजह से मेरा वात गुण बढ़ा है, मतलब प्रभात सेवन में ज्यादा मैंने ट्रैवलिंग किया, उसकी वजह से अगर मेरा वात बढ़ा है, तो उसके बाद अगर कोई मुझे फिर से बोलेगा कि चल फिर से घूमने चलते हैं, तो मैं उसको नहीं बोलूंगा। प्रद्वेष हो, मतलब नहीं चाहिए अभी। अगर मैंने खाने में बहुत मीठा खा लिया है और उसकी वजह से मेरा कफ बढ़ा है, तो सामने मैं किसी के घर पे गया, उन्होंने मुझे लाके गुलाब जामुन दिया, ऑफर किया, तो प्रद्वेष, मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो उसका मतलब है प्रद्वेषो वृद्धि हेतु, जो वृद्धि का कारण है उसके प्रति द्वेष निर्माण होना। ठीक है। और दूसरा क्या एक सिम्टम है? विपरीत गुण इच्छा च, तो उसके ऑपोजिट गुण की इच्छा होना। अगर मुझे सर्दी हो गया है, बहुत मैंने ठंडा पानी पिया है, आइसक्रीम खाया है, इसकी वजह से अगर मुझे सर्दी हुआ है, तो अल्टीमेटली मुझे कोई वापस कोल्ड ड्रिंक या जूस लस्सी इस टाइप का देगा तो मुझे नहीं होगा, तो वो हो गया प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषी, लेकिन विपरीत गुण इच्छा से। लेकिन वहीं पे अगर किसी ने मुझे सर्दी खांसी में पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो मैं झट से बोलूंगा मुझे गर्म कॉफी चाहिए या काढ़ा चाहिए, मतलब गरम शरबत चाहिए या फिर चाय चाहिए, इस प्रकार से बोलूंगा। तो विपरीत गुण इच्छा च, विपरीत गुण की इच्छा होना, ये चय का डेफिनेशन है। तो अभी टीका देखेंगे। स्वधामनीय स्थाने दोषस्य या वृद्धि सा चय उच्यते। तो स्वधामनीय मतलब स्व स्थान में दोष की जब वृद्धि होती है तो स उसको चय बोलते हैं। चितस्य दोषस्य लिंगम आह। अब उसका लक्षण क्या है? लिंग मतलब लक्षण का पर्याय है, लिंग मतलब लक्षण, सिम्टम। प्रद्वेष इत्यादि, तो जो हेतु है जिससे वो दोष का प्रकोप हुआ है, उसके प्रति द्वेष निर्माण होना। यदा ही वातश्चितो भवति तदा रुक्षादि तद गुण सामान्येषु प्रद्वेष स्यात्। तो अगर वात का क्षय हुआ है तो उसके जो गुण हैं,
तत्र वृक्ष लघु खर सूक्ष्म चलो अनिलाहा, ये सब जो गुण है वृक्ष आदि, तद गुण सामान्येषु प्रद्वेष स्यात्, तो वात के गुण के प्रति मेरा द्वेष हो जाएगा अगर वात प्रकोप हुआ है तो। तद विपरीत गुणेषु, लेकिन उसके जो अपोजिट गुण हैं, स्निग्ध आदिषु अभिलाषा स्यात्, और उसके जो अपोजिट गुण है उनके प्रति मेरी इच्छा, उनका डिजायर मैं करूंगा, मेरी बॉडी उसको मांगेगी। एवं कफ पित्तयोः चितयो व्याख्यान, तो ऐसे ही कफ और पित्त का भी है, उसके प्रकोप का, उसके संचय का जो भी हेतु है, उसके प्रति घृणा, उसके प्रति हेट, और जो उसके ऑपोजिट गुण है वो हमारे बॉडी डिमांड करेगी। ननु प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु इति एकम एव लक्षणम दोष चय पकम कर्तुम न्यायम, तो ये एक ही लक्षण बोला है चय के अवस्था में। यदि वा विपरीत गुणेच्छा च इत्येतः किम द्वयो उपादानेन अत्र उच्यते, कदाचित् कद अचित् अपि दोषो वातख्य स्वप्रमाणस्थं क्षीणो वा यस्य वा वात वृद्धि हेतुन रोक्षादीन न द्वेष्टि, अपि तु तान इच्छति सात्म्यवशात्, यथा गर्भिणी स्त्री दोहात वशात तदेव व्यभिचार दर्शनात् प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु। तो जो वृद्धि हेतु यहाँ पे, अगर हमने बोला कि उसके जो सिमिलर गुण है उसके प्रति ये होता है, अगर प्रद्वेष होता है तो ये बोलने की जरूरत क्या है कि जो अपोजिट गुण है उसकी इच्छा होती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हर बार ऐसे जो प्राकृत है ऐसा नहीं होगा, कभी कभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो गर्भिणी स्त्री होती है उसको डोहाड़े जो बोलते हैं मराठी में, अलग अलग चीजें खाने की इच्छा होती है अचानक से जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सुना होगा हमने, अचार खाने की इच्छा होती है, खट्टा खाने की इच्छा होती है, पानीपुरी खाने की इच्छा होती है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो वो गर्भिणी है इसकी वजह से भी है, तो दौरुद वशात वो उस अवस्था में सबको ही होता है, या तो व्यभिचार दर्शनाथ, या तो वो जानबूझ के उसको ऐसे क्या बोलते हैं क्रेविंग्स होती है। तो ये दोनों रीजन की वजह से होता है, इसलिए यहाँ पे बोला है प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु और विपरीत गुणिक्ष, ये दोनों होना इंपॉर्टेंट है। इति द्वयमपि कर्तव्यम, तेन यदा तुल्य कालम पुरुषस्य वात समान गुणेषु तद वृद्धि हेतुषु प्रद्वेषो जायते वात गुण प्रतिपक्षे तत् शपन हेतु च अभिलाषः, तो जिससे वो कम होगा उसकी अभिलाषा होगी, और जिससे वो बड़ा है उसका हमें घृणा होगा। तथा सम्यक निश्चीयते वातस्य उपचीयते इति द्वयम एतदपि उत्तम, इसीलिए दोनों होना इंपॉर्टेंट है। जो वृद्धि का उसका हेतु है उसके प्रति द्वेष, और जो उसके ऑपोजिट गुण है उसकी इच्छा, तब वो संचय है। नेक्स्ट। कोपस्तु उन्मार्ग गमिता। इधर कोप का मतलब है प्रकोप, तो जब वात आदि दोषों का प्रकोप होता है उनका उन्मार्ग गमिता होता है, इसका अर्थ है दोषों का अपने स्वस्थान में गमन करना। उसको हम कोप मतलब प्रकोप बोलते हैं। तो जो कुपित दोष होते हैं वो अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग प्रकोपित लक्षण भी दिखाते हैं। लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम स्वास्थ्यम रोग संभव स्वस्थानस्य अस्य समता विकारा संभव शमः। तो अभी प्रशम, दोषों का जब अपने स्थानों में साम्य अवस्था में शमन हो जाता है, मतलब व्याधि उत्पन्न न होने देना, उसको हम प्रशम कहते हैं। तो इसका हम डिफरेंस संशोधन और संशमन से भी लगा सकते हैं। संशोधन का मतलब है बॉडी से बाहर निकालना, और संशमन का मतलब है जो प्रकोपित दोष है उनको साम्य अवस्था में लाना। हम्म। तो कोपस तो उन्मार्गगामी था, अभी पहले हमने देखा संचय, अभी यहाँ पे देखेंगे प्रकोप। तो प्रकोप का वाग्भट ने अर्थ क्या बोला है, जब सुश्रुत की बात होती है तो उनका थोड़ा सा अलग है। प्रकोप मतलब स्वस्थान में अति मात्रा में वृद्धि, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं वाग्भट, कोपस्तु उन्मार्गगामिता, मतलब अपना स्थान में इतना बढ़ गया है कि वो अभी बाहर निकल रहा है। इसका फेमस एग्जांपल सभी टीचर्स देते हैं कि एक दूध उबल रहा है समझ लो गैस पे, तो पहले वो धीरे धीरे उबलना शुरू होता है तो संचय, उबल के जब एकदम उसके लेवल में आ जाता है उबल के, तो वो होता है प्रकोप, और फिर जब वो निकल के बाहर गिरने लगता है तो वो है प्रसर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रकोप में ही वो अवस्था आ जाती है, वो जो यूटेंसिल रहता है उसमें इतना उबलने लगता है कि वो बाहर उन्मार्गगामिता, अपने स्थान को छोड़ के बाहर जाने लगता है, तो वो है प्रकोप। लिंगानाम दर्शनम तो स्वेशम। इसी प्रकोप में प्रसर का भी अवस्था आ जाती है ना। हाँ, तो लिंगानाम दर्शनम स्वेशम, इस अवस्था में इस स्टेज में वो क्या सिम्टम दिखाएगा, कौन सा लिंग मतलब लक्षण दिखाएगा, दर्शनम स्वेशम, अपने अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देगा वो। संचय में क्या होता है, खाली उसका द्वेष होता है, सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है हमें। लेकिन जब प्रसर अवस्था आती है तो हमें सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होता है। तो लिंगानाम दर्शनम स्वेशम, स्वलक्षण, वात में जो लक्षण है जो हम देखेंगे आगे, कि हर्ष तर्शन वो सब वाले जो है, साद स्रंस तोद भेद, ये सब जो लक्षण है वात के, वो सब देखने को मिलते हैं हमें। पित्त में दाह दवथु,
चिमचिमायन, ये सब लक्षण पित्त में देखने को मिलते हैं। तो स्वेशानम, स्वेशाम अस्वास्थ्यम रोग संभव, और ये स्टेज आने के बाद अस्वास्थ्य, पेशेंट में अस्वास्थ्यता महसूस होने लगती है और रोग संभव, और रोग उत्पन्न हो सकता है। स्वस्थानस्थ, लेकिन जब दोष स्वस्थान में है, समता और समावस्था में है, तो विकार असंभव, तो विकार होना संभव नहीं है, असंभव है विकार होना। शमः, तो एक वैद्य की जिम्मेदारी क्या है? दोषों को स्वस्थान में और सम मात्रा में रखना, ये एक वैद्य की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे ये हमारा एक पंच लाइन है। लिंगानाम दर्शनम स्वेशम अस्वास्थ्यम रोग संभव, और स्वस्थानस्य समता विकार असंभव शम। ठीक है। तो अभी टीका देख लेते हैं। उन्मार्गगामिता मतलब स्वस्थानम त्यक्तवा, अपने स्थान को छोड़ के, त्याग करके, दोषस्य यत पुनः मार्गांतर गमनम, अपने दूसरे मार्ग में चला जाता है, उसको बोलते हैं कोप, प्रकोप। स कोप इति उच्यते, उसको कोप बोलते हैं। कोपस्य तो लिंगम आह, उसके लक्षण क्या है? लिंगानाम स्वेशम यथा यथम दर्शनम उद्भव, तो उसके जो लक्षण है वो दोषों के हिसाब से बताए हैं। जैसे वातादि अगर कुपित हुआ, तो यानी लिंगानी दोषादि विज्ञानीय, जो दोषादि विज्ञानीय चैप्टर था वहां पे हमने अभिहितानी बताया है। वात व्याधि निदान में भी बताया है, निदान स्थान में। तेषाम लक्षणम, लक्षणानाम उपलब्धि ही, वैसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। वैद्येन आतुरेण च यत्तत् कोपस्य लिंगम तथा अस्वास्थ्यम उत्पित्सु रोगेक्षया सामान्य देहम मनो अभिभूतम, तो वो देह में और मन पे, ऐसे दोनों जगह पे वो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तथा रोगस्य, और रोग कौन से? ज्वर आदि संभव जन्म, और ज्वर वगैरह भी हो सकता है। तो पहले लक्षण बताए हैं कि लिंगानाम दर्शनम, तो पहले लक्षण भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो दोषादि विज्ञान में बताए हैं, या तो रोग संभव, तो ज्वर अगर और बहुत ज्यादा बढ़ गए, और दोष जब घूमते घूमते स्थान संशय हो जाते हैं, तो व्याधि की निर्मिति हो जाती है। तो यहाँ पे तथा रोगस्य ज्वर आदि संभव जन्म, और रोग का भी संभव हो सकता है, जन्म हो सकता है। ननु लिंगानाम दर्शनम स्वेशम अस्वास्थ्यम रोग संभव इति किम तृतीयम उद्दिष्टम, तो यहाँ पे तीन तीन चीजें बोली हैं। लिंगानाम दर्शनम स्वेशम, पहले तो स्वलक्षण दिखाएंगे, दूसरा है अस्वास्थ्यम, और तीसरा है कोई एक स्पेसिफिक रोग हो जाएगा। तो एकेन एव दोष कोप, कोपो गमक एदम उपदिष्टुम युक्तम न एवं व्यभिचार दर्शन तथा ही वक्षंती। पांडुरोग चिकित्सा में बताया है कि रुक्ष शीत गुरु स्वादु व्यायाम बल निग्रह कफ सम्मूर्छिते वायु यदा पित्तम बहिक्षिपेत, तो जब कफ सम्मूर्छित वायु, जब कफ वायु को लेके पित्त को उसके स्थान से निकालता है, ऐसा बोला है। तो ये सब मिक्सचर हो जाता है फिर। तो इसीलिए सिर्फ हम एक ही नहीं बोल सकते कि स्वेशाम दर्शन लक्षण दिखाएगा। रीत्यारब्ध यावत् पित्ते शाखा समाश्रिते इति तद एवं एषः कालम आख्य रोगः पित्तलिंग दर्शनात् अपि न पित्तस्य कोपम अनुपयाति। तो फिर जब पित्त प्रकोप होने लगेगा, तो पित्त के लक्षण हमें दिखेंगे, या तो फिर पित्त की बीमारियां भी हो सकती है और अस्वास्थ्य भी हो सकता है। अतएव पित्त प्रकोप करम भ्रूष अम्ल तीक्ष्ण कटुक आदि चिकित्सितम अत्र निर्दिष्टम। अस्वास्थ्यम इति एतदपि न दोषकस्य निश्चित लिंगम, तो अस्वास्थ्य में सिर्फ दोष प्रकोप के लक्षण नहीं दिखेंगे, और भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया हमने कि जब कफ से सम्मूर्छित वायु, मतलब वायु की ही दृष्टि होगी, लेकिन वो कफ की वजह से होगा। तथा ही मानसेन अपि, तो जब मानस के ऊपर लक्षण दिखेंगे, तो भय शोक आदि नाम अस्वास्थ्यम दृश्यते, तो ये सब लक्षण की वजह से पेशेंट में भय शोक अस्वास्थ्यम इस प्रकार से दिखेगा। तथा आगंतवो अपि रोगाः दोष कोप अंतरेण उपपद्यमाना दृश्यन्ते, तस्माद् रोग संभवाद् अपि दोषकोपो अयं निश्चितः, तदेव लक्षण त्रितयन एव दोषकोपो निश्चितुं शक्य एतत् त्रितयम् अपि उक्तम। तो ये तीन टाइप से बोला है, या तो फिर उसके लक्षण स्वेशाम लक्षण दिखेंगे, या अस्वस्थ दिखेगा, या तो फिर किसी व्याधि की उत्पत्ति होगी। तो स्वस्थानस्य इत्यादि स्वस्थान में यथा उद्दिष्ट पक्वाशय, तो जो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोता स्पर्श नेत्रम, ये वायु का स्थान है। तो जब वायु अपने स्थान में रहेगा और सम अवस्था में, सम मात्रा में रहेगा, स्वस्थान अवस्थित वातादि दोषक या समता स्वप्रमाणत्व, मतलब अपने प्रमाण से कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तो विकारस्य मतलब रोगस्य असंभव अनुत्पत्ति, वो होगा ही नहीं, या जब वो स्वस्थान में आ जाएंगे तो उनका शमन हो जाएगा। नेक्स्ट।
अभी हम ऋतु और दोष का संबंध देखेंगे। इदानीं वातादीनां क्षयप्रकोपप्रशमा यस्मिन् काले जायन्ते तं दर्शयन् आनाः क्षयप्रकोपप्रशमा वायुर्ग्रीष्मादिषु त्रिषु। तो इसमें हमको वात का, ये हमने ऋतुचर्या में भी पढ़ा ही है, वात दोष का चय प्रकोप और प्रशम कौन से ऋतु में होता है। तो अगर हम ग्रीष्म आदिशु का, इसका मतलब है ग्रीष्म वर्षा शरद, लाइन से हम लोग देखते हैं शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो ग्रीष्म में वात का चय होता है, वर्षा में वात का प्रकोप होता है, और शरद में वात का प्रशम होता है। वर्षादिषु तु पित्तस्य श्लेष्मणः शिशिरादिषु। वर्षादिषु मतलब वर्षा, शरद और हेमंत। वर्षा में पित्त का चय होगा, शरद में पित्त का प्रकोप होगा, और हेमंत में पित्त का शमन होगा। वही कफ का शिशिरादिषु मतलब शिशिर वसंत ग्रीष्म में चय प्रकोप और प्रशम होगा, लाइन वाइज। हाँ, तो ये क्षय प्रकोप प्रशम दोषों का और ऋतु के हिसाब से हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, जो प्रकोप का है वो ऋतु याद कर लो, उसके पहले वाले में संचय होगा और उसके अगले ऋतु में उसका शमन होगा। ठीक है। फर्स्ट ईयर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस पर रहता ही है मोस्टली। और पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस ऋतु में किसका क्षय होता है, किसका प्रकोप और किसका प्रशम होता है। नेक्स्ट, यहाँ से ननु पढ़ना। मरुतो यहाँ से पढ़ना। चीयते, चीयते से ना सर? हाँ। चीयते लघु वृक्षाभिरोषधीभिः समीरणः तद्वितदस्त्विदे देहे कालस्य औष्ण्यान्न कुपयति अद्भिरम्ल विपाक अभिरोषधीभिश्च तादृशं पित्तं याति चयं कोपं न तु कालस्य शैत्यतः चीयते स्निग्ध शीत अभिरुधक औषधिभिः कफः तुल्ये अपि काले देहे च स्कन्नत्वान्न प्रकुप्यति। हम्म। सर तो अभी इसमें वायु का जो संचय होता है ग्रीष्म ऋतु में, प्रकोप होता है वर्षा, और शमन होता है शरद में। पित्त का भी अकॉर्डिंगली वो ऋतु में होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में जब वात का संचय होता है तो उसमें लघु और रुक्ष गुण, ये होता है वायु का। लघु और रुक्ष युक्त के औषध तथा आहार का हम सेवन तभी करना चाहिए। तो वैसे ही वर्षा ऋतु में शीतलता के कारण गर्मी जो होती है उसका अभाव होता है, क्योंकि वायु का तभी प्रकोप हो जाता है। और शरद ऋतु में सूर्य की ऊष्मा कम हो जाती है, क्योंकि वात का वायु का प्रशमन हो जाता है। सर तो वैसे ही पित्त के बारे में भी बताया है और कफ के भी बारे में बताया हुआ है कि पित्त में कौन से आहार और औषध का सेवन करना चाहिए, और कफ में अकॉर्डिंग वो ऋतु में कौन से आहार का सेवन करना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए ऋतु के अनुसार। तो यहाँ पे भी सीजन के हिसाब से या दोषों के हिसाब से उनके निदान क्या है उसके बारे में बताया है। चीयते लघु रुक्षाभिः औषधिभिः समीरणः तद्विदः तद्विदे देहे कालस्य औष्ण्यान्न कुप्यति। औष्ण्यात न कुप्यति। तो अभी सबसे पहले अगर हम वात की बात करें, वात दोष की, तो उसमें क्या होता है, चीयते लघु वृक्ष भी औषधि भी। तो वायु का चय कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में। तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पे लघु और वृक्ष गुण बढ़ जाता है। तो जो भी हम औषधि मतलब खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो सब में और हमारे शरीर में दोनों जगह में लघु और वृक्ष गुण प्रधान होता है, वायु का भी। तद्विदः तद्विदे देहे, और इसी प्रकार देह में भी लघु और वृक्ष गुण बढ़ जाता है। कालस्य उष्ण, लेकिन बाहर जो है ग्रीष्म ऋतु है तो उष्ण गुण की वजह से न कुप्यति, है ना। अगर वायु उष्ण गुण रहेगा तो वात का शमन होगा, क्योंकि वो वात के ऑपोजिट है उष्ण। तो इसीलिए वो संचय होने में मदद करता है, जो हमने पिछले सूत्र में देखा कि उष्ण और रुक्ष इनसे उसका संचय होगा। लेकिन प्रकोप के लिए उसको रुक्ष और शीत गुण लगेगा, जो कि वर्षा ऋतु में होता है। तो यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में कालस्य औष्ण्यान, उष्णता की वजह से न कुप्यति, वात का प्रकोप नहीं होता है। तो वैसे ही जब पित्त की बात करें तो पित्त वर्षा ऋतु में उसका संचय होता है। तो अद्भिः अम्ल विपाकाभिः औषधिभिश्च तादृशम पित्तम याति चयम कोपम न तु कालस्य शैत्यतः। तो जो शरीर है और औषधि है, मतलब औषधि मतलब जो भी हम खाते पीते हैं उसके अंदर अम्ल विपाक की, बॉडी में भी अम्लता और बाहर जो भी हम खाते हैं। तो देखो इस सीजन के अंदर एसिडिटी और हर चीज में
विदाहिता, विदाहीपन, ये सब बढ़ जाता है। अम्ल विपाक हो जाता है सबके अंदर, तादृशम। पित्तम याति चयम, तो इसकी वजह से सब पित्त का संचय होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोपम न तू, उसका प्रकोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कालस्य शैत्यतः, वर्षा ऋतु अभी जो शुरू हो रहा है अभी, तो इसमें ठंडापन बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से पित्त का प्रकोप नहीं हो सकता है। पित्त का संचय जरूर होगा, लेकिन पित्त का प्रकोप नहीं होगा। फिर अगला है कफ के बारे में। तो कफ का वसंत ऋतु में प्रकोप बताया है, उसके पहले हेमंत ऋतु, तो उसके बारे में बात करेंगे। चीयते स्निग्ध शीत भी उदक औषधि भी कफः, तो जो जल होता है, जो औषधि होती है, सब खाने पीने की सभी चीजें, उसमें स्निग्ध और शीत गुण बढ़ जाता है। उसकी वजह से कफ का संचय होना शुरू होता है। तुल्य अपि काले देहे च स्कन्नत्वात् न कुप्यति, लेकिन शरीर में स्निग्धता होने की वजह से, स्कन्नत्व होने की वजह से उसका प्रकोप नहीं होता है। फिर उसके बाद ग्रीष्म काल। तो ग्रीष्म काले वातो लघु वृक्षाभिः औषधिभिः देहे च आधान काल स्वभावत तद विदेहे लघु वृक्ष तद विदो लघु वृक्ष। तो जो शरीर और जो भी बाहर का सराउंडिंग है, सब में लघु और वृक्ष गुण प्रधान होता है ग्रीष्म ऋतु में। इसलिए समीरण इति समान गुणत्वात् पवनस्य कोपः प्राप्त स निषेध्यते कालस्य उष्णता। लेकिन बाहर उष्णता है, उसकी वजह से उसका प्रकोप नहीं होता है, सिर्फ संचय तक अवस्था जाती है। इति अनेन एवं पित्तस्य वर्षासु कोपः, इसी प्रकार से पित्त का वर्षा में प्रकोप होता है, न तो कालस्य शैत्यतः, लेकिन शीतता की वजह से उसका प्रकोप नहीं होता है। इति अनेन निषिध्यते। नेक्स्ट। यस। इति काल स्वभावो अयम आहार दिवसात् पुनः चयादीन यान्ति सद्यो अपि दोषाः काले अपि वा न तु। इसका मतलब है कभी कभी आहार विहार के सेवन से हमारे इसमें वात आदि जो दोष है उनका संचय प्रकोप हो जाएगा, लेकिन ऋतु के अनुसार उनमें कोई चेंज होगा ही नहीं। मतलब आप सोचोगे कि अभी ग्रीष्म ऋतु आया तो वात का संचय होना चाहिए, वर्षा आया तो उसका प्रकोप होना चाहिए, बट उनका तुरंत असर नहीं पड़ता, काल का असर नहीं पड़ता। किंतु जो आहार विहार का सेवन हम लोग करते हैं ना, उसका तत्काल असर हो जाता है। वात आदि दोषों का संचय प्रकोप और प्रशमन हमको दिखाई दे पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्षा ऋतु में वात का जो विपरीत आहार विहार हम लोग सेवन करेंगे तो वात का प्रकोप नहीं होगा, लेकिन वही वात का संचय कभी होता है ग्रीष्म ऋतु में, और उसके शीत आदि गुण का हम सेवन करेंगे तो शायद वात का प्रकोप हो जाए। तो जैसे ही हम लोग कुपित दोष होते हैं ना, एक एक करके हमारे संपूर्ण शरीर में फैलते हैं। तो राइट फ्रॉम आवर टोज टू राइट टू अवर हेड, पैरों से लेकर मस्तिष्क तक जैसे हमारे इसमें पानी फैलता है, इन द सेम वे जो रोग होते हैं उसमें प्रशमन और शांति धीरे धीरे होती है। लेकिन प्रकोप जो होता है कौन से भी दोष का जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रशमन जो होता है वो धीरे धीरे होता है। हम्म। इति काल स्वभाव, इति मतलब इस प्रकार से हमने सीजन के हिसाब से दोषों पे और बॉडी पे क्या चेंजेस होते हैं वो हमने देखा। काल स्वभाव, वो सब में आप करो, पथ्य अपथ्य जो भी करना है करो, लेकिन काल स्वभाव, उसका नेचर का इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता ही है। अयम आहार आदि वशात पुनः, लेकिन ये सब का इफेक्ट आहार आदि की वजह से भी होता है दोषों के ऊपर इफेक्ट। तो चयादि न्यान्ति, तो इनकी वजह से भी चय प्रकोप प्रशम भी होता है। सद्यो अपि दोषः काले अपि वानतु, लेकिन ये जो आहार आदि की वजह से सद्यो अपि दोषः, दोषों पे इंस्टेंट प्रकोप प्रशम संचय देखने को मिलता है। काले अपि वा न तु, लेकिन काल का ऐसा इंस्टेंट एकदम से देखने को नहीं मिलेगा, धीरे धीरे होगा। ऋतु संधि काल वगैरह उन सब की वजह से, क्योंकि कोई भी सीजन एकदम से चेंज नहीं होता है। आजकल देखने को मिल रहा है वो हमारे कर्मों की वजह से, लेकिन जितना फास्ट ये आहार आदि इनकी वजह, इनका इफेक्ट दोषों पे पड़ता है, उतना जल्दी काल का नहीं पड़ता है। तो इति पूर्व उक्त अयम वायु आदि चयादि कालस्य स्वभाव, ये काल की वजह से हमने देखा पिछले। आहार आदि वशात, तो अन्न पान सामर्थ्यात् पुनः दोषा सद्योपि तत्क्षणात् एव कालम अनपेक्षेन व चयादीन चय प्रकोप प्रशमन यान्ति। तस्मात् एव च आहार आदि वशात यथा स्वम चयादि काले अपि वा दोषाः न तु चयादीन यान्ति। तस्मात् काल आहार आदीनां प्राधान्यम इति अर्थः। तो आहार आदि इति अत्र आदि शब्देन रसायन वाजीकरण वमन विरेचन आदयो गृह्यन्ते। तो आहार आदि मतलब इन सब के ऊपर संचय प्रकोप प्रशम। अगर किसी का दोष बड़ा है, मतलब हमने देखा प्रकोप, तो प्रकोप कब बोला है? वायु का फॉर एग्जाम्पल वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप होता है, लेकिन शमन होने के लिए कब? शरद ऋतु जब आएगा, मतलब
वर्षा ऋतु के 2 महीने प्लस ये 4 महीने में उसका शमन अपने आप होगा धीरे धीरे। लेकिन अगर हमने आहार आदि से अगर हमने ये वमन विरेचन लिया, तो अगर पित्त का हमें शोधन करना है, तो 5 दिन के अंदर हम उसका एक ही दिन में विरेचन किया तो सब पित्त बाहर निकल गया। तो इसका जो इफेक्ट है वो फास्ट देखने को मिलता है। लेकिन काल का स्वभाव थोड़ा सा धीरे धीरे देखने को मिलता है, सद्य मतलब इंस्टेंट। फिर उसके बाद ये जो श्लोक है, एक बार लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था, व्यापनोति सहसा देहम आपाद तलमस्तकम निवर्तते तु कुपितो मलो अल्पा अल्पम जलौघव। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि व्यापनोति सहसा देहम, कि जो दोष प्रकोप होता है एकदम से, पेशेंट आता है बोलता है कि कल तो मुझे कुछ नहीं था, कल रात को सिर्फ पनीर खाया और आज पूरा इतना सोरेसिस फ्लेयर अप हो गया। तो व्यापनोति सहसा देहम आपादतल मस्तकम, कि नीचे पैर के टो से लेके सर तक एकदम से व्यापनोति सब बढ़ गया, एकदम सब दोष के लक्षण। और फिर पेशेंट आके बोलता है ट्रीटमेंट करो, और फिर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, निवर्ते तो कुपितो, वो दोषों को शमन करने में मलो अल्पा अल्पम जलो भवत। तो जैसे बाढ़ आता है, सुनामी आती है, तो पानी भरने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। सुनामी आई एकदम से पूरा शहर पानी से भर गया, लेकिन जब वो खाली होता है तो धीरे 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 पानी कम होता है। तो वैसे ही दोषों का भी है कि प्रकोप उनका बहुत जल्दी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उनका शमन होने में धीरे धीरे टाइम लगता है। तो मला मतलब कुपितः सहसा, शीघ्र में वो एकदम फास्ट प्रकोपित हो जाता है। आपाद तल मस्तकम मतलब पूरे शरीर में, पाद तल से लेके यावन मस्तक सर तक, आमर्यादा भी विबोधये ही विभक्ति इति अर्थः अव्ययी भाव। फिर निवर्तते, लेकिन जब उनको निकलना है, जब उनका शमन होना चाहिए, पुनः अल्पा अल्पम मतलब स्तोकम स्तोकम थोड़ा थोड़ा करके, जलौघवत यथा गिरि नद्यादि नाम जलपूर मतलब सुनामी, समम विषमम सहसैव व्याप्नोति, एकदम फास्ट पूरे सिटी में पानी भर जाता है, लेकिन निकलते वक्त निवर्ते तो स्तोकम स्तोकम इति, फिर वो धीरे धीरे उसका फ्लो, बाढ़ जो है वो बाढ़ का पानी धीरे धीरे निकलता है। नेक्स्ट, नाना रूपे अंगे ये, श्रेया। यस सर। नाना रूपैर संख्यैर विकारैः कुपिता मला। इसका अर्थ है, जब ये नाना रूप के जो प्रकार विकार ऊपर उत्पन्न होते हैं प्रकोपित वात आदि दोष से, वो प्रकोपित होकर शरीर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। तापयन्ति तनुम तस्मात् तद्वेद। तापयन्ति तनुम तस्मात् भेदत्वा आकृति साधनम शक्यम नैके कशो वक्तुमतः सामान्य उच्यते। तो भी हर एक रोग की, जो प्रकोपित वात आदि जो उससे उत्पन्न होते हैं, उसका हेतु, आकृति, निदान, रूप, चिकित्सा यहाँ पे उल्लेख नहीं कर सकते। तो वो आगे जाके जो 13वां अध्याय है, 13th अध्याय, दोष उपक्रमणीय अध्याय, उसमें उल्लेख किया गया है। यहाँ पे सिर्फ सामान्य चिकित्सा बताई। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, नाना रूपे ही असंख्य ही विकारे ही कुपिता मलाहा। तो मल मतलब यहाँ पे दोष लेना है, मल मतलब वो मूत्र पुरुष स्वेद वो नहीं लेना है। यहाँ पे मल मतलब दोष, जो प्रकोपित दोष है, अगर वो प्राकृत सर अवस्था वहाँ में तो। पे दूसरा भी बोल सकते थे ना? हेलो। सर वो वहां पे दुष्य भी बोल सकते थे ना, मल के जगह पे। हाँ, दोष से जो दूषित होता है उसको दुष्य बोलते हैं, लेकिन मल मतलब वो खराबी कर रहा है, उसको निकालना ही है शरीर से, इसीलिए उसको मल बोलते हैं। तो नाना रूपे ही ओके। असंख्य ही विकारे ही, तो ऐसे नाना प्रकार से अगर हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस लगाए, क्योंकि आजकल पेशेंट हमारे पास एक ही दोष लेके या एक ही दोष का बीमारी लेके नहीं आता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये वातज ज्वर है खाली। तो अगर वो रात में जागरण कर रहा है, दिन में रुक्षा आहार ले रहा है, और बाकी टाइम बहुत भाग दौड़ कर रहा है, तो ऐसे वात प्रकोप के हेतु करने वाले ऐसे पेशेंट नहीं आते आज। आज सब करते हैं, वो रात्रि जागरण भी करेंगे, रात्रि जागरण करने के बाद बहुत सारा चीज वाला, बहुत सारा स्पाइसी और कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब वात पित्त कफ सब मिक्स्ड हेतु वाले ऐसे हेतु लेके आते हैं पेशेंट। तो ऐसे नाना रूपे ही अलग अलग टाइप्स के असंख्य विकार। तो हमारे अगर चरक की बात करें, तो चरक चिकित्सा में तो 28 चैप्टर्स ही बताए खाली व्याधि के लिए। लेकिन हम डिजीज इतने सारे हैं, तो असंख्य ही विकार हो सकते हैं। उनका कारण क्या है, कुपिता मलाह। हमारे हिसाब से तीन ही है, सब बीमारी का कारण एक ही है, दोष, त्रिदोष, कुपित दोष। तापयंतु तनु तस्मात्, तो इसीलिए प्रकोप होने के बाद हमको क्या ध्यान में रखना है, तस्मात् तद हेतु आकृति साधनम, उसका हेतु क्या है, उसका लक्षण क्या है, और उसकी चिकित्सा क्या है। त्रिसूत्र आयुर्वेद, हेतु लिंग औषध।
शक्यम न एक एकशो वक्तुम अतः, और इतने सारे असंख्य विकार है तो मैं, चरक अष्टांग हृदय बोलते हैं कि सबको तो एक एक शो वक्तुम अतः अशक्यम, ये सबको बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सामान्य मुच्यते, इसीलिए दो शुक्रम बता दिए है इन शॉर्ट में। सामान्य कि वात, अगर वात प्रधान दोष है, वात प्रधान व्याधि है तो ये करो, पित्त प्रधान है तो ऐसे करो, और कफ प्रधान है तो ऐसे करो, सामान्य मुच्यते। तो यत् तत् दोष नित्य संबंधात यस्मात् इति लभ्यते, यस्मात् नाना रूपे ही अनेक प्रकारे ही असंख्य ही गणनम समित ही विकार ही ज्वरादि भी मल, देखो यहाँ पे दिख लिखा है मल मतलब क्या लेना है, वात पित्त कफ, कुपिता तनुदेहम, तापयंती मतलब दुखयंती, जब ये कुपित दोष होते हैं तो देह को तकलीफ देते हैं। तस्मात् हेतु आकृति साधनम शक्यम न एककोशो वक्तुम, तो अब इतने सारे नाना संख्य असंख्य जो विकार है, हर एक का हेतु, हर एक का लक्षण, हर एक की चिकित्सा बताना शक्य, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम सामान्य मत सामान्य उच्यते, इन जनरल बताएंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे दोषों का सभी रोगों का मूल कारण बताया गया है। अत्रैव हेत्वंतरम आह, दोषा एव हि सर्वेषां रोगाणां रोगाणाम एक एक कारणम, यथा पक्षी परिपतन सर्वतः सर्वमप्यः, छायाम् अत्येति नात्मीयां, यथा वा कृत्स्नमप्यतः, विकारजातं विविधं त्रीन् गुणान्नानि गुणत्रयाणि वर्तन्ते, तथा स्वधातु वैषम्यनि निमित्तम् अपि सर्वदा विकारजातं त्रिदोषान्। तो इसमें ऐसा बोला है कि सभी रोगों का एकमात्र कारण जो है वो वात पित्त कफ तीनों दोष है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत दिया हुआ है। जैसे पक्षी, नदी, वन और समुद्र, ये जो है सब स्थानों में उड़ता हुआ रहता है, मतलब उनका अतिक्रमण नहीं होता। तो उसी प्रकार ये इस विश्व में जो सभी विकार होते हैं, जो सभी नाना रूपी रोग होते हैं, वो जो होते हैं ना, सत्व रजत तीनों, सत्व रजतम, इन तीनों से अलग नहीं होते। तो वैसे ही ज्वर आदि जो संपूर्ण रोग समूह होते हैं, वो वात पित्त कफ इन तीनों दोषों से अलग नहीं हो सकता। कौन सा भी रोग होगा, ये तीनों दोषों का ही मूल एवं कारण होंगे। तो ये वाला श्लोक सबको याद होना चाहिए। हमारे पास कोई भी पेशेंट आए, कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे इसमें कारण क्या है, दोषा एव ही सर्वेषाम रोगाणाम एक कारणम, सभी बीमारियों का कारण एक ही है, दोष, प्रकोपित विकृत दोष, एक ही कारण है। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल बताया फिर ये ठीक है। विकार जातम त्रीन दोषान, तो जितने भी विकार होते हैं वो तीनों दोषों की वजह से ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। अभी दोष प्रकोप के तीन कारण बताए। तेषां कोपे तु कारणम अर्थ अर्थैर्सात्मयै संयोगः कालः कर्म च दुष्कृतम् हीन अति मिथ्या योगेन विद्यते तत्पुनस्त्रिधा। तो यहाँ पे दोष के प्रकोप के तीन प्रकार के कारण बोले गए हैं। पहले तो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, काल जिसको हम परिणाम बोलते हैं, और दुष्ट कर्म मतलब कि प्रज्ञापराध। पुनः ये तीनों के प्रत्येक कारण जो होते हैं, हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, इनमें से इन तीन प्रकार के होते हैं और इनसे ही दोषों का प्रकोप होता है। हाँ, तो अभी हमने जैसे वहां पे बताया उन्होंने कि वो सामान्य रूप से हेतु, लिंग और औषध बताएंगे, तो वहां पे हेतु क्या बोला उन्होंने, सबका हेतु एक ही है, त्रिदोष, वात पित्त कफ। अभी लक्षण क्या बोले हैं, तेषाम कोपे तु कारणम अर्थ ही असात्मेय ही, तो जितने भी इंद्रिय के अर्थ हैं उनका असात्म्य संयोग। अब संयोग कितने टाइप का होता है, प्राकृत और विकृत, विकृत में तीन टाइप, हीन मिथ्या अतियोग और प्राकृत समयोग। तो अर्थ ही असात्म्य ही संयोग, जो इंद्रिय और उसके अर्थ हैं उनका असात्म्य संयोग, काल और कर्म च दुष्कृतम, तो असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, काल और कर्म, ये जो दुष्कृतम है इनका हीन योग, अति योग, मिथ्या योग विद्यते तत्पुनः त्रिधा। तो इस टाइप से ये जो तीन रीजन है उनके हर एक के वापस तीन टाइप से, हीन मिथ्या अति योग। ठीक है, तो यही सब बीमारियों का कारण है प्रकोप का। नेक्स्ट। अभी असात्मेन्द्रियार्थ संयोग के बारे में पढ़ें।
हीनो अर्थे इन्द्रियस्य अल्पः संयोगः स्वेन नैव वा अतियोगो अतिसंसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अति अति आसन्नाति दूरस्थं विप्रियं विकृत आदि च यदक्षिणा वीक्ष्यते रूपं मिथ्या योगः सह दारुणः एवं अति उच्च उत्पादिनिन्द्रियार्थान यथा यथम विद्यात्। तो यहाँ पे चक्षु आदि जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, उनका इंद्रियों का रूप आदि विषय से स्वल्प अथवा बिल्कुल ही संयोग न होना, मतलब अयोग भी बोल सकते हैं या फिर हीन योग भी बोल सकते हैं उसको, या फिर अत्यधिक संयोग होने को हम अति योग बोलते हैं। फिर अति सूक्ष्म, अति दूर, अति निकट, ये सब जो होते हैं उनको भास्वर बोलते हैं। और अति भैरव मतलब अत्यंत भीषण, अत्यंत अप्रिय और विकृत अवस्था, मतलब जब भी दर्शन या फिर चक्षु